नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को अंत तक। कई सारे टॉपिक हैं आपके पीटी मेंस दोनों के लिए। 70 बीपीएससी अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए। 69 बीपीएससी पीटी के पश्चात मैंने दिखाए थे कितने सवाल आए हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन से, तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और मंथली एक मैगजीन पढ़िए, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए जब मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं। तो देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक फैसले को पलटा है जिसमें ये कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार जो माननीय लोगों को प्राप्त होते हैं, विशेषाधिकार किन को प्राप्त होता है तो संसद के सदस्यों को, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त होता है कुछ विशेषाधिकार। उस विशेषाधिकार के तहत ये शामिल नहीं है कि आप घूस लेकर सवाल पूछें और आपके ऊपर मुकदमा ना चले। सही सुन रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आप घूस लेकर सवाल पूछते हैं सदन में या फिर आप सदन में वोट करते हैं घूस लेकर, तो आपके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। शुरुआत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें संसदीय विशेषाधिकार के तहत ये कृत्य भी रक्षित था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस कृत्य की भी रक्षा की जाती थी। संसदीय विशेषाधिकार के तहत इस चीज़ पर जो सदन के सदस्य होते तो बच जाते थे, पैसे लेकर वोट और पैसे लेकर सवाल पूछना। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अब से अगर आपने पैसे लेकर सवाल पूछे या फिर वोट डाले सदन में तो आपके ऊपर में मुकदमा चलाया जाएगा घूसखोरी का। और घूसखोरी का प्रावधान नहीं दिया गया है संसदीय विशेषाधिकार में कि घूसखोरी जो है वो संसदीय विशेषाधिकार के तहत रक्षित नहीं होगा। आर्टिकल 105 और 109 जो है वो संसद के सदस्यों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुछ विशेषाधिकारों को तय करता है। इसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों के भी विशेषाधिकार होते हैं जिनमें उनको गिरफ्तारी से संरक्षण जैसे भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सदन में कुछ भी बोलने पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी उनके विशेषाधिकार के तहत ही शामिल होते हैं। सदन शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती कुछ विशिष्ट मामलों में, ये भी उनके विशेषाधिकार में ही शामिल होता है। तो विशेषाधिकार जो उनको मिला हुआ है वो उसके तहत घूसखोरी रक्षित नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले को सुनाया है। उन्होंने 7 जजों का क्या था तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, संवैधानिक पीठ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और उसी पीठ ने इस फैसले को सुनाया है। इससे पहले JMM ब्राइबरी केस है जो 1998 का है। इसमें उनको मिला हुआ था छूट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कोई भी कोर्ट जो है वो उनको इस चीज़ में सज़ा नहीं दे सकती थी पहले, लेकिन अब उस चीज़ को पलटा गया है। PV नरसिम्हा राव का भी एक केस था इससे पहले 1991 के आसपास का, जिसमें भी उनको रक्षा मिला हुआ था कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत कुछ गिरफ्तारी वगैरह से छूट थी। लेकिन घूसकांड में अब आपको छूट नहीं दी जा सकती है। बस इतना ही इसमें ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पढ़ना हो तो संसद जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 22 है, उसमें से संसदीय विशेषाधिकार को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में कवर कीजिएगा। अगले वीडियो में इसको मैं भी कवर कर दूंगा। अभी चलते हम लोग किस चीज़ को समझते हैं। तो असम राज्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो विवाह रजिस्टर वगैरह होते थे और विवाह का जो कानून था उसको रद्द किया गया है। उसको ज़रा हम लोग देखते हैं ध्यान से कि क्या है, उसके पक्ष में पॉइंट क्या है, विपक्ष में पॉइंट क्या है, और विशेष विवाह अधिनियम 1956 क्या है उसको भी हम लोग ज़रा समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है न्यूज़, देखिए कि क्यों चर्चा में था ये। तो आज हाल ही में असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करते हुए असम निरसन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो विवाह वगैरह रजिस्टर किए जाते थे उसको असम की सरकार ने खारिज कर दिया है। अब क्या है ये मामला और सवाल किस तरह से पूछे जा सकते उसको समझते हैं। इस निर्णय के बाद वर्तमान में मुस्लिम विवाह व विवाह विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954, जब मैंने आपको ये चीज़ समझाया था कि हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के अलावा अगर कोई व्यक्ति शादी करता है, जैसे इंटर कास्ट मैरिज होता है या इंटर रिलीजन मैरिज होता है, तो किसके तहत में रजिस्टर होते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत में रजिस्टर होते हैं। वो सामान्य विवाह अधिनियम में रजिस्टर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो असम की सरकार ने, चूँकि ये जो है ये राज्य सरकार का अपना मामला होता है, तो राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर इस चीज़ को परिवर्तित किया है। ये कहीं ना कहीं आपको किस ओर जाता दिखेगा, UCC की ओर जाता दिखेगा, जहाँ पर क्या है कि सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, केवल मुस्लिमों के लिए इस चीज़ को रद्द किया गया है। तो इसके हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दों को देखेंगे। असम मुस्लिम विवाह व विवाह विच्छेद अधिनियम 1935 क्या है। तो यह अधिनियम 1935 में अधिनियमित
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुरूप है। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह व विवाह विच्छेद के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। विवाह विच्छेद यानी तलाक और विवाह के प्रक्रिया को निर्धारित करता है। 2010 में संशोधन के माध्यम से मूल अधिनियम में स्वैच्छिक पद को अनिवार्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिसमें असम राज्य मुस्लिम विवाह विवाह विच्छेद का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। हिंदू मैरिज में भी है कि भाई अनिवार्य है पंजीकरण, अब तो आपको कराना ही पड़ता है। बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की आपको तभी मिल पाती है। ओके, यह अधिनियम राज्य को विवाह व विवाह विच्छेद को पंजीकृत करने के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार देता है। मुस्लिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक की संज्ञा दी है। यह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से विवाह और तलाक के आवेदन रजिस्ट्रार को किए जा सकते हैं, तथा इसके साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई थी। किसमें? तो 1935 का जो एक्ट था उसमें। 2010 में उस एक्ट में संशोधन किया गया। उस एक्ट में पहले था कि आप ऐच्छिक हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। 2010 के बाद से उसको अनिवार्य शब्द से बदल दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन जो विवाह का है वो अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका विवाह मान्य नहीं होता, विवाह के पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। असम की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। असम मुस्लिम विवाह व विवाह विच्छेद रजिस्ट्रेशन अधिनियम को निरस्त करने के पीछे क्या कारण है? अब जरा कारणों को समझते हैं, ध्यानपूर्वक निष्पक्ष रूप से समझेंगे क्या कारण है। और जब भी इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखा कीजिए। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से कोई विद्वेष मन में नहीं रखना चाहिए। बस पढ़िए, समझिए कि मुद्दा क्या है, ठीक है। उसके पश्चात इस पर कोई भी आप सोच सकते हैं आगे। सामाजिक मानदंडों के साथ संरेखन, इसका पहला पक्ष तो ये दिया गया है, यह अधिनियम पुराना है, साथ ही आधुनिक सामाजिक मानदंडों का अनुरूप भी नहीं है। इस विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी गई थी यदि दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 21 व 18 वर्ष के कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे थे, जो विवाह योग्य आयु के संबंध में वर्तमान कानूनी मानकों का खंडन करता है। मुस्लिम लॉ में वर्तमान में देखिए, वैसे लॉ क्या है कि 21 वर्ष का युवक लड़का और 18 वर्ष की लड़की जब होगी तो उसका विवाह को मान्यता दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस चीज़ का अनुमति नहीं है। वहाँ पर कोई उम्र ऐसा नहीं खींचा गया था। वहाँ पर इससे कम उम्र की महिलाएं जो होती है उनके भी विवाह को पंजीकृत किया गया है। कई बार ऐसा हुआ है और होता भी है। बाल विवाह पर रोक, यह निर्णय बाल विवाह को रोकने हेतु सरकार के निरंतर प्रयासों को संयोजन में किया गया था। सरकार द्वारा अधिनियम को निरस्त करके असम में बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे बाल विवाह को रिकॉर्ड करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। देखिए, दरअसल में होता क्या है, मुस्लिमों में क्या है, इसमें अगर त्रुटि हो तो बताइएगा ज़रूर। लेकिन माना जाता है, आपके मन में आया होगा कि भाई उम्र क्यों नहीं होता है। सभी का इस देश में सभी धर्मों के हिसाब से विवाह और विच्छेद के कानून बनाए गए हैं। यूसीसी का कानून इसीलिए मांग की जाती है कि सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो हिंदू के तहत ही आते हैं, सिख, ईसाई हो या फिर पारसी हो या यहूदी हो, कुछ भी हो, भारत उन सब का विवाह और विच्छेद का नियम एक होना चाहिए। क्यों मांग की जाती है? सभी धर्मों में अलग अलग मान्यता है, जिसमें इस्लाम में है कि यहाँ पर जब महिलाओं का, लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसके पश्चात वो विवाह करने के लिए वैध मानी जाती हैं। अक्सर उनकी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बाल विवाह को प्रमोट करता है। और ये जो पुराना कानून है वो 2024 और 2023 के हिसाब से आपको कतई सही नहीं लगेगा कि कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो माता होती है और उसके आने वाली जनरेशन जो बच्चा है, उन दोनों के हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, आगे जाकर आप पढ़ते हो कि भाई जो बाल मृत्यु दर है या माता मृत्यु दर है, ये बढ़ जाता है इससे। इसलिए इस तरह की चीज़ों को रोक लगाना चाहिए। किसी भी धर्म में है तो उसको रोक लगाना चाहिए। और 21 और 18 क्यों, दोनों की 21 कर देना चाहिए भाई, या तो दोनों का 18 कर दो, ये भी करो, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो कानून होते, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए इसको असम गवर्नमेंट ने रोका। अब असम में ने क्यों रोका है? देखिए, असम सरकार की एक मजबूरी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दिमाग को खोलकर। पहली मजबूरी है, बाल विवाह के मामले में पूर्वी भारत जो है, इसमें असम राज्य जो है वो हमेशा टॉप पर रहता है। असम में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी, और ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गरीबी वगैरह भी हो सकते हैं, जो भी सामाजिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात एक और है, असम सरकार ने राइथु बंधु नहीं, एक संपदा करके योजना शुरू किया था, जिसमें वो सोना देती थी शादी करने पर, गोल्ड। किसको? तो जो माता पिता होते हैं उनको। कब? तो जब उस लड़की की शादी 18 वर्ष के पश्चात किया जा रहा था। तो ये सब क्या है, ये सब के सब एक ही कार्यक्रम थे। किस उद्देश्य के लिए थे? कि बाल विवाह को रोका जाए। तो उसमें एक प्रावधान था, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये कहीं न कहीं बाल विवाह के आंकड़े जो है वो उसको बढ़ाने में काम कर रहे थे। तो इसको क्या किया, असम की गवर्नमेंट ने निरस्त किया। लेकिन हम लोग दोनों पक्षों को समझेंगे, अगर विपक्ष भी समझेंगे हम लोग।
अनौपचारिकता एवं सत्ता का दुरुपयोग। इस अधिनियम ने विवाह पंजीकरण हेतु अनौपचारिक तंत्र प्रदान किया है, जिसके कारण काजियों विवाह आयोजित करने के लिए जिम्मेदार सरकार पंजीकृत अधिकारी द्वारा संभावित दुरुपयोग हुआ है। सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते बाल विवाह उचित आधार के बिना तलाक की सुविधा दिए जाने का आरोप लगाए गए थे, इसलिए भी इसको निरस्त किया गया है। यूसीसी की ओर बढ़ना भी एक कदम है सरकार का कि धीरे धीरे करके यूसीसी की ओर बढ़ें। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, इन सबको खत्म किया जाए, यूसीसी को लाया जाए। अधिनियम के निरसन के विरुद्ध क्या तर्क हो सकते हैं? विरुद्ध में जो सबसे पहला तर्क दिया जा रहा है वो है ये क्या कि अधिनियम द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए सरल व विकेंद्रीकृत प्रक्रिया प्रदान की गई है राज्य के 94 काजियों के साथ, जबकि विशेष विवाह अधिनियम की जटिलताएं जो कुछ व्यक्तियों, विशेष रूप से गरीबों और शिक्षितों के विवाह पंजीकरण पर रोक लगा सकती हैं। आप जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में जा रहे हो उसमें जटिलताएं अधिक हैं। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी इसमें जटिलताएं कम थी। काजी जो होते हैं वो 94 करीब में काजी थे, जिन पर आप हो सकता था कि आप उन पर निगरानी रख सकते थे वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जगह पर अगर आप विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू नहीं है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत में अगर आप काम करते हैं तो उसमें जटिलताएं ज़्यादा हैं। जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए विवाह रजिस्टर करवाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है उसके तहत में। ओके, अन्य लोगों के साथ विभिन्न समूहों एवं अधिवक्ताओं ने इस अधिनियम की आलोचना की और साथ ही इसे न्यायालय में चुनौती भी दी है। पूर्व निरसन के नेतार्थ के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई, जिनमें अपंजीकृत विवाहों की बढ़ती घटनाओं की संभावना भी शामिल थी। और इससे क्या होगा, कहीं न कहीं अनरजिस्टर्ड जो मैरिज हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। काजी के पास में रजिस्टर करवाना मैरिज को कहीं न कहीं एक सरल प्रक्रिया हो सकता था, लेकिन अब जो गरीब तबके होते हैं, राज्य की अगर स्थिति देखी जाए असम की, तो ये कहीं न कहीं गरीब तबकों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हाल के वर्षों मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों की नज़र में क्यों रहा है? कानूनी सुधार और न्यायिक हस्तक्षेप। मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों में विशेष कानूनी सुधार एवं न्यायिक हस्तक्षेप हुए हैं। 2017 में 3 तलाक का मामला, सायरा बानो बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामलों तथा उसके बाद के मामलों में तात्कालिक विवाह, बहुविवाह, मुस्लिम विवाह में महिलाओं का अधिकार जैसे मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आजकल आपको चर्चा में दिखेगा। ट्रिपल तलाक को जब ख़त्म किया गया भारत में तो उस समय भी ये चीज़ चर्चा में आया था। इस मामले द्वारा समानता के साथ साथ न्याय के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों को उजागर किया है कि धीरे धीरे करके हमें क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खुद से करना चाहिए था उसको, कि अब हम भी मैरिज को तभी रजिस्टर करेंगे जब वो 21 और 18 वर्ष के बालक बालिका होंगे। तो ये ख़त्म करने की नौबत ही नहीं आती। ये भी तो हो सकता था कि सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड को बोले और निरस्त करने की जगह पर सरकार उसको ये बोल सकती थी 21 और 18 से कम का मैरिज रजिस्टर नहीं होना चाहिए, आप अपने लॉ में परिवर्तन कीजिए, मामला ही नहीं उठता। लेकिन मामला को कुछ विशेष एंगल देना होता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लैंगिक न्याय एवं महिला अधिकार। महिलाओं का अधिकार के साथ साथ लैंगिक न्याय मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। बहस 3 तलाक जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं, जो पतियों को कानूनी कार्रवाई के बिना अपनी पत्नियों को तात्कालिक तलाक देने की अनुमति प्रदान करता था। अब तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं इससे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें भी सुधार की आशंका की जा सकती है कि जो महिलाएं हैं वो संपत्ति ना होकर क्या होगा, तो उनका एक अपना अस्तित्व होगा और उनकी अपनी मर्जी भी हो सकती है। इन प्रथाओं को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व अन्यायपूर्ण होने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन, सक्रियता, लैंगिक समानता व बढ़ती सक्रियता एवं परिवर्तित सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ की गहन जाँच भी की गई है। किसकी? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, विद्वानों, नागरिक समाज संगठन द्वारा विवाह, तलाक, भरण पोषण के साथ साथ विरासत के मामलों में लैंगिक समानता, महिलाओं का अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर सुधारों की वकालत की गई है। सरकार सुधार कर सकती थी। केंद्र सरकार ही एक अध्यादेश लाए कि देश भर में जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन असम में ही क्यों, पूरे देश भर में ही कानून क्यों न लाया जाए इस तरह का कि भाई 21 और 18 से कम किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, शादी ही नहीं हो सकती है। यूसीसी की पहली शुरुआत क्यों न किया जाए, इसीलिए भी यूसीसी जरूरी होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। राजनीतिक गतिशील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग कारणों से चर्चा में रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, किस चिड़िया का नाम है भाई, तो वो देख लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ का आशय इस्लाम धर्म के अनुयायियों को व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले विधियों के समूह से है। इस्लाम में अपने कुछ कानून हैं, नियम हैं, उसको पालन करवाने का जिम्मा दिया गया है किसको, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को। अपने देश में चूँकि नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता, वो लागू नहीं है। अपने यहाँ पर आपराधिक कानून में हिंदू करे मुस्लिम करे सभी के लिए एक ही कानून है,
एक ही कानून है कि मुस्लिम ने कोई क्राइम किया, हिंदू ने कोई क्राइम किया, सभी के लिए एक ही कानून है। लेकिन सिविल जो एक्ट हैं, जैसे संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह का अधिनियम, विवाह विच्छेद, तलाक जिसको कहा जाता है उसका अधिनियम, ये जो होते हैं ना, ये सभी धर्मों के हिसाब से अलग अलग हैं। हिंदू धर्म में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब शामिल हैं। मुस्लिम जो हैं इसमें मुस्लिम हैं, और ईसाइयों में भी अलग अलग हैं, कैथोलिक अलग हैं और प्रोटेस्टेंट अलग हैं। उसके अलावा भारत में सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं जो अलग अलग हैं, तो उनके जो सिविल कानून हैं वो अलग हैं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस्लामिक कानून के हिसाब से देश में मुस्लिमों के विवाह और विच्छेद की जो स्थिति होती है उसको तय करते हैं। ओके, ये कानून विधि व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं, जिनमें विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, पारिवारिक नातेदारी शामिल होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से कुरान और हदीस, पैगंबर मोहम्मद की उक्तियाँ और कार्य और इस्लामी विधि शास्त्र पर आधारित है। जो पैगंबर मोहम्मद हैं, हदीस जो है उनकी उक्तियाँ वो कार्य पर बनाया गया है, और इस्लामिक विधि शास्त्र पर आधारित है। जो पवित्र कुरान है उनके आधार पर ये पूरा लॉ तैयार किया गया है। एक बहुत सारे देशों में, दुनिया भर में लागू भी है। ओके, मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मुद्दे क्या हैं? शरिया अथवा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, जिसके तहत वो एक ही समय में एक से अधिक कुल 4 विवाह कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं क्या है? महिलाओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ है। निकाह हलाल एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने विच्छिन्न विवाह पति से पुनः विवाह करने से पूर्व उसे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना होता है, उससे तलाक लेना होता है। पता ही होगा आपको, ये तो बहुत विवाद होता है इस चीज़ को लेकर कि ये नहीं होना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से महिलाओं का शोषण है, खुलकर बोलना चाहिए, किसी से डरे बिना। शोषण होता है, ये तो शोषण होता है। ओके, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 3 विवाह तक एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। 3 माह तक एक बार तलाक बोलकर। इस प्रथा को तलाक हसन कहा जाता है, जिसमें 3 महीने में, इस महीने में, अगले महीने में, उसके अगले महीने में, है ना, तलाक बोला जाता है। उसके पश्चात से तलाक हो सकता है। 3 तलाक के तहत कोई संबद्ध व्यक्ति ईमेल अथवा टेक्स्ट सहित किसी भी रूप में तलाक शब्द को 3 बार दोहराकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस्लाम में तलाक व खुला क्रमशः पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह विच्छेद को संदर्भित किए जाने वाले 2 शब्द हैं। महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है, केवल पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है, एक पुरुष तलाक के माध्यम से अपनी पत्नी से अलग हो सकती है, जबकि एक महिला खुला के माध्यम से अपने पति से अलग हो सकती है। दोनों के लिए प्रावधान है, दूसरा पक्ष आपको कभी कोई नहीं बताएगा। महिलाओं के लिए भी अधिकार दिए गए थे उसमें। हाँ, कुछ सीमित जरूर थे, पुरुषों को ज़्यादा जरूर दिए गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एक पक्षीय ही है सब कुछ। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे कि क्या है। भारत में अनुप्रयोग मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक इस्लामिक विधि कूट तैयार करना था। समझ गए होंगे पूरा का पूरा मामला असम वाला, और ये चर्चित मामला है, यूसीसी की तरफ बढ़ने वाला मामला है। ये क्यों रद्द किया गया है, क्या कारण है, ये सब कुछ समझा दिया है मैंने आपको, और जिस प्रकार समझाया उसी प्रकार समझ कर रखिएगा। अपने चीज़ों को, सांप्रदायिक चीज़ों को ऐड ऑन मत कीजिएगा। ठीक है, मीडिया में जो खबरें चलती हैं सांप्रदायिक, उसको ऐड मत कीजिएगा इसमें। ठीक है, चलते अगले न्यूज़ पर। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि जो टेलीकॉम मंत्रालय है, जो IT मंत्रालय है, उसने कल एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और ये पोर्टल किससे संबंधित होगा? तो अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आते हैं, स्पैम मैसेज आते हैं, या आपके साथ IT में कोई फ्रॉड होता है, बैंक से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है, तो आप इस पोर्टल पर जाके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपोर्ट फ्रॉड रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, पेमेंट वॉलेट, सिम, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, KYC अपडेट, कुछ भी आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है ना, फ़ोन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, या सोशल जो अकाउंट होते हैं उसके थ्रू, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत सरकार के IT मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपका ये एड्रेस भी दे दिया गया है, sancharsaathi.gov.in SFC पर आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर आप इस पर कंप्लेन दायर कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल किससे संबंधित है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या। अगली जो न्यूज़ है ये है आपका एक वैक्सीन से संबंधित। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो 4 मार्च होता है ना, ये आपका सर्वाइकल कैंसर और HPV अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब HPV क्या होता है, वैक्सीन क्या है, ये HPV वैक्सीन क्या है, इसको समझेंगे हम लोग।
सर्वाइकल कैंसर को हम लोग ज़रा समझेंगे कि क्या है। महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से इस चीज़ का प्रभाव देखा गया है। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है, अगर आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर, इससे करीब में सालाना 3 लाख महिलाओं की जान जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये इशू है। तो ये क्या है इशू, और HPV वैक्सीन किस प्रकार से वरदान साबित हो रही है इसमें। क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, HPV वैक्सीन। तो इसको डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ये आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे 2019 में उन्होंने हेपेटाइटिस C के बारे में सवाल पूछा था, UPSC ने हेपेटाइटिस C के बारे में एक स्टेटमेंट मात्र दे दिया था, जिसके आधार पर उस सवाल को आप कर सकते थे कि हेपेटाइटिस C का वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, जबकि हेपेटाइटिस C का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, लाइलाज है अभी तक। कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक से 69 BPSC PT में सवाल पूछे गए, वैक्सीन रिलेटेड 3 सवाल थे। तो साइंस एंड टेक जो होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप करंट के केवल साइंस पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, NCERT है ना। तो देखिए क्या होता है सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन क्या है, किस प्रकार से मददगार हो रहा है, चलिए उसको देखते हैं डिटेल। देखिए ये मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था, जिसमें मई जून के आसपास मैंने समझाया था लोगों को कि भारत में 2023 के मध्य तक स्कूलों के माध्यम से पिछले साल से 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में सर्वाइकल या ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सर्वैकवैक वैक्सीन को लगाने की उम्मीद की जा रही है। और ये वैक्सीन जो है वो लड़कियों को लगाया जाएगा, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस चीज़ से। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, यह निर्णय टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI की सिफारिश पर आधारित था, जिसने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसी वायरस के कारण से सर्वाइकल कैंसर होता है, वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, इसी के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती हैं वहीं से लगा देंगे तो जीवन भर फिर सुरक्षित रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि 3 लाख महिलाओं की मृत्यु होती है इससे सालाना। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई मृत्यु का। तो सर्वाइकल या ग्रीवा कैंसर क्या होता है, यह भारत का पहला क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, QHPV वैक्सीन। इसे वायरस के 4 स्ट्रेन, टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 व टाइप 18 खिलाफ प्रभावी बताया गया है। यह चतुसंयोजक वैक्सीन एक टीका है जो 4 अलग अलग एंटीजन जैसे भिन्न भिन्न वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करती हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, वैक्सीन दरअसल में करता क्या है, आपका जो इम्यून है उसको मजबूत कर देता है, इस हिसाब से जो क्या करे, जो लड़ सके इस तरह की बीमारियों से। सामान्य तौर पर यही होता है। वैक्सीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो टाइप को तो अलग से आप पढ़ेंगे, जिस टाइप के बारे में आपसे पूछा गया था PT में, लेकिन अभी HPV के बारे में समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सर्वैवैक हेपेटाइटिस B टीकाकरण के समान VLP वायरस लाइक पार्टिकल्स पर आधारित है, जिसमें क्या होता है अनुमति। वैक्सीन को भारत के औषध महानियंत्रक की मंजूरी मिल गई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम उपयोग के लिए सरकारी सलाहकार पैनल NTAGI द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है इस वैक्सीन को। अब इसको लगाना भी भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। और ये जो वैक्सीन है इसको हेपेटाइटिस B के जो वैक्सीन होते उसके आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग किसके, तो एंटीजन और भिन्न भिन्न वायरस अन्य सूक्ष्म समूह जो होते हैं उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। एंटीजन का मतलब ये होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदान किया जाता है, आपके शरीर में मजबूत किया जाता है, जिससे क्या हो कि जब उस वायरस का अटैक हो आपके शरीर पर तो आपके शरीर के लिए वो वायरस जो है वो अनभिज्ञ ना हो, उसको पहले से ही जानकारी हो कि इस प्रकार का कोई वायरस होता है और उसका इलाज क्या होता है। वैक्सीन का दरअसल में काम ही यही होता है, ठीक है, कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं एंटीजन बन जाता है, उस वायरस से लड़ने वाला एक हथियार बन जाता है। जब उस वायरस का आपके शरीर पर अटैक होगा तो उस वायरस को निष्प्रभावी बना देता है। सबसे लेमैन की भाषा में यही हो सकता है वायरस। और एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सूक्ष्म जीव के खिलाफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है महत्व क्या है। इसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है और यह राष्ट्रीय HPV टीकाकरण प्रयासों में शामिल होने या मौजूदा टीकाकरण की तुलना में कम कीमत पर पेश करने में मददगार होगा। यह टीका तभी अत्यंत प्रभावी होगा जब इसे यौन संबंध से पहले लगाया जाता हो, इसीलिए स्कूल में बच्चियों को छोटी उम्र में ही लगाया जा रहा है।
सर्वाइकल कैंसर एक महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। यह विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम आकार का कैंसर और भारत महिलाओं में दूसरा सबसे आम प्रकार का है। महिलाओं की जो ग्रीवा होता है, गर्भाशय होता है, महिलाएं, इसीलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं महिलाएं और वो परेशान हैं। देखिए क्या है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कैंसर का महिलाओं में, ठीक ना। गर्भाशय पुरुष में तो होता नहीं कि पुरुष प्रभावित होंगे। भारत में वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के भार का सबसे बड़ा हिस्सा देखा गया है, यानी सर्वाइकल कैंसर का विश्व स्तर पर हर 4 मौत में से एक, द लैंसेट के अध्ययन के अनुसार क्या है, तो भारत में होता है हर 4 में से एक, 25% मौत। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है महिलाओं के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले 99% उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला एक अत्यंत सामान्य वायरस है, HPV। प्रभावी प्राथमिक HPV टीकाकरण और माध्यमिक रोकथाम दृष्टिकोण कैंसर पूर्ववर्ती घावों के लिए जांच एवं उपचार सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोकने में सक्षम होगा। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही, प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाए, इसको रोक सकते हम लोग। कोई ऐसा दुर्गम्य चीज़ नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर पता कब चले, जब लोग जाएं डॉक्टर के पास, जब इसकी जानकारी हो। भाई सर्वाइकल कैंसर निदान किया जाता है तो यह कैंसर के सबसे सफलतापूर्वक इलाज योग्य रूपों में से एक है। जितना शीघ्र इसका पता चल जाता है, इसे उतना ही प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। और अगर अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता तब तो फिर वन वे है, तब तो फिर लौटा नहीं जा सकता, तब तो ठीक नहीं किया जा सकता। फिर इसको बाद के चरणों में निदान किए कैंसर को उचित उपचार व उपशामक देखभाल से भी नियंत्रित किया जा सकता है। रोकथाम, जांच, उपचार हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ सर्वाइकल कैंसर एक पीढ़ी के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया जा सकता है। और इसीलिए भारत सरकार ने अब इसके लिए जून 2023 के मध्य से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिस टीके का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है। और 4 मार्च को मनाया जाता है विश्व में इस चीज़ के लिए अलग से दिवस। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले न्यूज़ पर चलें। दुनिया भर में एक मौत का आंकड़ा भी दे दिया मैंने, 3 लाख के करीब में यौन संपर्कों के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, किस माध्यम से फैलता है, वायरस का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, इसी के कारण से होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। UPSC तो इस पर आधारित सवाल पूछ चुकी है पहले ही, क्योंकि आज से ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है, काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च वगैरह चल रहे थे और आखिरकार हमने वो कर दिखाया जो दुनिया में मात्र 2 देशों के पास कैपेबिलिटी है। एक है रूस और उसके पश्चात है भारत। क्या है भाई, इसको बोला था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसको हमने बना लिया है, प्रोटोटाइप बना लिया है इसका, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। PIB का मैंने हिंदी वाला लिया हुआ है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन दरअसल में ये परियोजना जो है ये 2003 ईस्वी से भावीना क्या है भाई, BHAVINI, भाविनी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ये भारत सरकार की एक एंटिटी है। ये 2003 के आसपास उससे करीब में इस चीज़ में लगी हुई थी। और अब हमने क्या किया है ना, पूरा न्यूक्लियर जो फ्यूल होते हैं उसके पूरे साइकिल को हमने पूरा कर लिया है। कुछ भी वेस्ट निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिएक्टर के माध्यम से बिजली उत्पादन में यूज करेंगे। थोरियम आधारित जो आप सुनते हैं ना, वो थोरियम आधारित ये पावर प्लांट हमने बनाया है। कलपक्कम तमिलनाडु में इसका उद्घाटन कल हो गया है। पहली बार प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे। और इस तरह का बनाने वाला इंडिजिनस हमने बनाया है, 100% अपने देश में हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम करीब 500 मेगावाट के करीब में एनर्जी हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रसारित हम कर सकते पूरे देश भर में। और ये काफ़ी सस्ता और सिक्योर, सेफ्टी बहुत अच्छी होती है इसमें। इससे पहले रूस के पास में टेक्नोलॉजी थी, अब भारत ने भी इसको इंडिजिनस तौर पर डेवलप किया है। अपने देश में सब कुछ हमने डेवलप किया है इसका। इसको ज़रा हम लोग देखते हैं, PIB का न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। और इसके बारे में अगर आगे कुछ पढ़ना होगा तो आने वाले वीडियोज़ में मैं साइंस एंड टेक के लिए एक अलग से ही कर दूंगा, ताकि इसको हम अच्छे से कवर कर सकें डिटेल आर्टिकल के रूप में, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। तो आज तो थोड़ा सा देखिए PIB का, आने वाले वीडियोज़ हम लोग डिटेल आर्टिकल के तौर पर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कलपक्कम में क्या क्या हुआ है, PIB ने पूरे घटनाक्रम के बारे में लिखा है, उसको समझते हैं। देखिए PIB से मैंने ये पूरा उठाया हुआ है।
जिसमें है कि भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल पक्कम में तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। कोर लोडिंग वगैरह टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए तो शुरू करने का अनुमोदन किया है, अवलोकन किया, देखा बस वहाँ पर भाई शुरू हो गया है ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। माननीय प्रधानमंत्री रिएक्टर वॉल्व और रिएक्टर का निरीक्षण का भी वगैरह वगैरह गए, ये तो न्यूज़ के फॉर्मेट में लिखता है ना। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। सेम लाइन द हिंदू ने पूरा कॉपी पेस्ट करके छापा इंग्लिश में। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण व परिचालन के लिए सरकार ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी के निर्माण को मंजूरी दी थी। भावनी के निर्माण को कब मंजूरी दी गई? तो 2003 में। और इसका काम ही यही रखा गया था कि आप किसको डेवलप करेंगे, तो भारत का सबसे उन्नत और दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकों में से एक इसको माना जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसको आप डेवलप करेंगे अपने देश में। इसके लिए 2003 में भावनी एक एंटिटी ही बनाया गया था, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा लिमिटेड करके। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का रूप PFBR यानी कि प्रोटोटाइप जो FBR है, MSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भावनी द्वारा पूरे तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ये जो है प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसमें बहुत सारे MSME भी शामिल हैं। इसको बनाने में हमने उनसे भी सहयोग लिया है। 200 से ज़्यादा भारत के अलग अलग संस्थान इसमें शामिल थे। अब आप सोच सकते कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये हमारे लिए। एक बार चालू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले केवल दुनिया में रूस के पास ही था। तो आपसे UPSC या PCS में स्टेटमेंट बनाकर ये पूछा जा सकता है कि ये जो है फास्ट ब्रीडर सर्विस दुनिया में पहली बार हम ही ने बनाया है, तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमसे पहले रूस ने इसको डेवलप कर लिया था कॉमर्शियल रूप से, वाणिज्यिक रूप से। ठीक है, और इसका परिचालन भी शुरू कर लिया था। अब आगे देखिए, समझिए क्या बोला गया है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड MOX ईंधन का उपयोग करेगा। सबसे पहले किसका उपयोग किया जाएगा? MOX का। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम 238 ब्लैंकेट अधिक ईंधन का उपयोग करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा, जिससे इसे ब्रीडर का नाम मिला है। ठीक है, इस चरण ब्लैंकेट के रूप में थोरियम 232 जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है का उपयोग भी प्रस्तावित है। उसके बाद क्या बोला कि रूपांतरण द्वारा थोरियम विखंडनित यूरेनियम 233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में किया जाएगा। MOX का हमने पहले में किया, उसका रूपांतरण होगा। उसके पास हमें थोरियम मिलेगा, जिसका उपयोग हम लोग अगले चरण में करेंगे। जो पहले परमाणु रिएक्टर से हमें उपोत्पाद मिल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, अब उस वेस्ट का उपयोग भी हम लोग तीसरे चरण के परमाणु ईंधन में कर सकते हैं। थोरियम हमारे पास जब अच्छा खासा जमा हो जाएगा, तब इस थोरियम का उपयोग हम आने वाले रिएक्टर में करेंगे, जिससे बिजली उत्पादन होगा। 3 चरणों के लिए इसीलिए बोला जा रहा है कि तीसरे चरण में हम प्रवेश कर जाएंगे जब हमने दूसरा चरण को पार कर लिया है। दूसरा चरण है यही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीसरा चरण जो होगा उसमें थोरियम ही यूज किया जाएगा इनपुट के तौर पर, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। किसका? तो थोरियम विखंडनीय यूरेनियम 233 का। इस प्रकार FBR कार्यक्रम तीसरे चरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। पहले चरण में MOX से जो चीज़ निकलेगा उसको दूसरे चरण में हम लोग उससे क्या प्राप्त करेंगे? थोरियम प्राप्त करेंगे। अब उस थोरियम को हम लोग तीसरे चरण में उपयोग करेंगे। थोरियम आधारित रिएक्टर जब हम जल्द ही बना लेंगे तो तीनों चरण को हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे वेस्ट के आधार पर कुछ भी नहीं निकलेगा, वेस्ट से भी हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी तो मैं केवल PIB का न्यूज़ ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होता है। यूरेनियम नाम देखने से बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं होता इनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के संदर्भ में PFBR एक उन्नत तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है, जिसमें अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं जो आपातस्थिति संयंत्र को तुरंत व सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित करती हैं। कोई इमरजेंसी होता है तो ये ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाता है, बस यही बोला गया है। चूंकि यह पहले चरण से खर्च किए गए ईंधन का उपयोग करता है, FBR उन्नत परमाणु कचरे में महत्वपूर्ण कमी के मामले में एक बड़ा लाभ प्रदान करेगा। इस कारण से बड़ी भूवैज्ञानिक निपटान दुविधाओं की आवश्यकता से भी बचा जा सकता है। MOX से जो निकलता है उसको हम फास्ट ब्रीडर में यूज करते हैं, और इससे जो निकलेगा उसको तीसरे चरण में हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है,
यही बोला गया है यहाँ पर। जिससे क्या होगा, जो हमारे पास परमाणु कचरा बन जाता है बहुत सारे बाद में परमाणु संयंत्रों से जो निकलते हैं वो नहीं बनेंगे। इससे पर्यावरण को भी कहीं न कहीं बेनिफिट होगा। कोर लोडिंग के लिए पूरा होने पर अति महत्वपूर्ण चरण क्रिटिकली का पहला भाग हासिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से उन्नत तकनीक के उपयोग के बावजूद पूंजीगत लागत और प्रति यूनिट बिजली लागत दोनों ही अन्य परमाणु पारंपरिक बिजली संयंत्रों की लागत की तुलना में बराबर ही है। इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे भी कि कल पक्का में उद्घाटन किया गया है तो भी चलेगा। आने वाले मैं आर्टिकल में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए। एक सवाल की गारंटी है आपके पीटी मेंस जहाँ पर भी पूछा जाए। गारंटी वाले टॉपिक कुछ कम ही होते हैं, उनमें से एक है ये, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल बना सकती है कि इसमें ईंधन के तौर पर किसका उपयोग किया जा सकता है किसके नहीं, लेकिन पीसीएस में उस लेवल पर नहीं जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, इसको डिटेल आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए। अगली जो न्यूज़ है ये है आपका स्वदेशी रूप से एक हथियार तैयार किया जाएगा, जिसका नाम है क्या, मैं दिखाऊंगा इस हथियार को आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कार्ल गुस्टैफ M4 बोला जाता है इसको। अब ये क्या है भाई, तो ये है आपका पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। एंटी टैंक मिसाइल भी होते हैं पोर्टेबल, जिसको कंधे पर लेकर सैनिक जा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है साब, SAAB। ये भारत के हरियाणा में झज्जर, हरियाणा में एक जगह है झज्जर, वहाँ पर अपना प्रोडक्शन जो है उसका प्लांट शुरू कर रही है और 1 वर्षों में इसका उत्पादन, इस हथियार का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बड़ा ही डेडली हथियार माना जाता है ये। इसको मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे क्या हो, आपको दिमाग में एक छप जाए आपके दिमाग में भाई किसकी बात हो रही है। और अगला न्यूज़ देख लीजिए क्या है। अगला है कि फ्रेंच पार्लियामेंट जो है, फ्रांस की पार्लियामेंट जो है, उसने वोट किया है तो एबॉर्शन और को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के लिए, जो अबॉर्शन होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए वोट किया गया है। संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कहाँ पर, तो फ्रांस में। तो आपसे पीटी में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश ने संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है एबॉर्शन को, तो फ्रांस ने प्रदान किया है, फ्रांस ने प्रदान किया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उस हथियार को देख लीजिए। और हरियाणा के झज्जर में बनाया जा रहा है प्लांट, उसको भी ज़रा देख लीजिए। देखिए यही है वो वेपन जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसको कंधे पर रख, अभी तो हम ये बाहर से ख़रीदते हैं ना, लेकिन अब इसको क्या किया जा सकता है, भारत में बनाया जाएगा, हरियाणा में। तो PDF में तो मैंने कटिंग डाल दिया था न्यूज़ का, ताकि आपको याद रहे। और बड़ा ही डेडली हथियार माना जाता है इसको। कंधे पर रख के आप लॉन्च कर सकते हैं। एंटी टैंक में भी यूज़ किया जाता है और भी कई सारे उपयोग होते हैं इसके। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ बिहार स्पेशल से संबंधित है और एक और न्यूज़ है जो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, तो बिहार के औरंगाबाद में। औरंगाबाद गए थे प्रधानमंत्री जी, वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। PM ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण मौजूदा JP पुल गंगा सेतु को समानांतर किया जाएगा। साथ ही पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला भी रखी गई है, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह एक जिला एक उत्पाद परियोजना को बढ़ावा देगा। 200 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। उन्होंने 3 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, जिन्हें पाटलिपुत्र पहलेजा रेल लाइन का दोहरीकरण है। बंधुआ व पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भी शामिल है। बिहार स्पेशल है ये, इसको इसी तरह से कवर कीजिए। प्रधानमंत्री जी नमामि गंगे योजना के तहत 2190 करोड़ से अधिक की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें पटना, सोनपुर, नौगछिया, छपरा के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देना है। ब्रांडिंग करके जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हर जिले का एक कोई विशिष्ट उत्पाद हो सकता है, उसको बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय क्षमता, संसाधन, कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाना, इसका मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। जैसे आपने सुना होगा, मेरठ का खेल का सामग्री, और कालीन कहाँ का, तो मिर्ज़ापुर भदोई का कालीन हो सकता है। उसके पश्चात से तांबा पित्तल का आइटम कहाँ का, तो मुरादाबाद का। तो इस तरह से आप इसको बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना राज्य के पारंपरिक उद्योग, शिल्प, कौशल, इन सभी को बढ़ावा देगी। और भारत सरकार ने अब इसको पूरे देश स्तर पर ही शुरू किया है। और इसके लिए एक मॉल भी बनाया जाएगा 200 करोड़ की लागत से, जहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सारे आइटम अवेलेबल होंगे और बेचे जाएंगे। ओके। और एक न्यूज़ है जो मैंने कल चर्चा में किया था, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये कल के पेपर में आया था, इसमें आप ये ध्यान में रखिएगा, एप्पल का PUK-3 प्रोटोकॉल इन्हेंसमेंट डेटा सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इसको। दरअसल देखिए, जब आप किसी को मैसेज करते हैं ना हाय,
मैसेज किया आपने, तो आपने किया है यूज़र ए है, आपने बी को मैसेज किया है, तो बीच में हाई जो है ये HI ही नहीं जाता है, ये इनक्रिप्ट हो जाता है किस में, तो हो सकता है H को लिख दे 1 2 3 4 हैश स्टार 1 2 3 4, इस प्रकार से H को तोड़ दे, और I को भी इसी प्रकार से किसी कीवर्ड में तोड़ दिया जाता है। इसको बोला था इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का मेथड कहा जाता है इसको। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर आपके पास 10 मैसेज आ गए तो उसमें से आप सामान्य तौर पर कंप्यूटर का उपयोग करके, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट करती भी है। आपके लगभग में जितने भी मैसेजिंग ऐप बड़े बड़े देखते हैं उन सभी के मैसेज गवर्नमेंट ट्रैक करती है, कौन किसको क्या बात कर रहा है, सबके बातें नहीं सुनती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि देश की सुरक्षा रक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन एप्पल ने इस चीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाया है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है ये सामान्य कंप्यूटर की मदद से तोड़े जा सकते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर की मदद से भी मिनटों में, कुछ सेकंड में इस इनक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है आपको पता ही है, सामान्य कंप्यूटर से लाख गुना तेज कम से कम चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के लिए 36 बिट का, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, 4 कोई वर्ड है ABCD, इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो रिपीट करके। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये तो, है ना। इसी प्रकार से 36 बिट का अगर आपका इनक्रिप्शन है, व्हाट्सएप पर आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, तो 36 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन तो ज़रूर सही होगा। तो सामान्य कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए डेटा सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोटोकॉल को लॉन्च किया जिसका नाम है PQ3 प्रोटोकॉल। ये आई मैसेज जो एप्पल का मैसेजिंग सर्विस है उसके तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा। एप्पल के फ़ोन महंगे होते हैं, उसका कुछ विशेष कारण होता है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तुलना नहीं कर सकते आप दूसरे फ़ोन से, भले आप ना करें, मुझे भी एप्पल के फ़ोन पसंद नहीं आते हैं, लेकिन वो फ़ोन जो होते हैं ना वो सिक्योर फ़ोन होते हैं, उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उन्नत किस्म का होता है। सामान्य एंड्रॉयड जो होता है उसका कंपेयर भी नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो PQ3 जो प्रोटोकॉल है ये आई मैसेज के लिए लॉन्च किया गया है, जो दुनिया में पहली बार क्वांटम जो कंप्यूटर्स होगा या क्वांटम जो कंप्यूटर होंगे वो भी इसके मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्या समझाया आपको। सामान्य कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से वर्तमान का जो मैसेजिंग सिस्टम है, चाहे वो व्हाट्सएप है चाहे वो टेलीग्राम है, उनको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर भी इस मैसेजिंग सर्विस के इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह का सिस्टम एप्पल ने अपने आई मैसेज के लिए बनाया है, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। यानी कि हाईली सिक्योर मैसेजिंग सर्विस क्रिएट किया है किसने, तो एप्पल ने। वर्तमान का जो एप्पल का कंप्यूटर में, एप्पल के फ़ोन में या कंप्यूटर किसी भी प्रोडक्ट में मैसेजिंग सर्विस हैं वो किस पर आधारित है, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित होते हैं, और इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पर जो सामान्य है उसी पर आधारित होते हैं, जिसको किसी भी क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो इसीलिए अब जब क्वांटम कंप्यूटर का चलन बढ़ने वाला है, जब उसको थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि उसका और भी ज़्यादा उन्नत से उन्नत किस्म मार्केट में आएगा। मार्केट में नहीं आना चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इतना तेज़ होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब माध्यम जो मैसेजिंग के हैं ये अनसिक्योर हो जाएंगे। इसीलिए अब एप्पल ने PQ3 प्रोटोकॉल जो 2021 में लॉन्च किया था उसको अब मार्केट में लाने जा रही है, फ़ोन और टैब और बाकी प्रोडक्ट के माध्यम से। बस इसमें आपको क्या ध्यान में रखना, आप सवाल पर आते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा PQ3 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये एप्पल के आई मैसेज से संबंधित है, जिसमें मैसेज को क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है, डिक्रिप्ट करके पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, आप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। PQ3 ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।